हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अभी विथ अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बैंक प्रमोशन एग्जाम में डे एनआरएलएम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये भी प्रायोरिटी सेक्टर का लेंडिंग का ही एक पार्ट है, उसी की एक गवर्नमेंट स्कीम है, समझ लीजिए प्रायोरिटी सेक्टर में ही आता है। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, डे का मतलब होता है दीनदयाल अंत्योदय योजना, एनआरएलएम का मतलब होता है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं डे एनआरएलएम के बारे में। दीनदयाल, देखिए दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे रूरल लाइवलीहुड मिशन है वैसे अर्बन लाइवलीहुड मिशन भी होता है, जिसके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। चलिए शुरुआत करेंगे फ्रेंड। तो पहली बात तो फुल फॉर्म ही आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा कि एनआरएलएम क्या है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम था नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। और ये प्रोग्राम जो इन्होंने शुरू किया था बाय रीस्ट्रक्चरिंग एंड रिप्लेसिंग स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2013। तो 1 अप्रैल 2013 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, उसके मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने जो पहले से स्कीम चली आ रही थी जिसका नाम था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY, उसको रिप्लेस किया और नया नाम दिया नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM। कई बार ये सवाल पूछा गया है कि जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है वो किस योजना को रिप्लेस करके बनाया गया है। तो ध्यान रखेंगे, एक तो इसका फुल फॉर्म और इसका नाम भी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना थी, जिसका फुल मतलब शॉर्ट फॉर्म में SGSY, स्वर्ण जयंती है ना, स्वरोजगार योजना, SGSY इसका फुल फॉर्म हो गया, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। और उसके बाद में इसको नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के नाम से बनाया गया 1 अप्रैल 2013 से, यानी इसको इस स्कीम को बंद किया गया स्वर्ण जयंती को, और जो है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन शुरू किया गया। उसके बाद में ये 2013 की बात थी। फिर 2016 में 29 मार्च 2016, डेट याद रख सकते हैं, रखिए, नहीं तो इग्नोर कीजिए। ठीक है, तो 2016 में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का नाम बदला गया और इसको नया नाम दिया गया डे NRLM, दीनदयाल अंत्योदय योजना, और जोड़ दिया गया इस नाम में। तो हमें क्लियर हो जाता है कि सबसे पहले कौन सी स्कीम थी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY योजना थी, जिसको 1 अप्रैल 2013 से रिस्ट्रक्चर किया गया और रिप्लेस कर दिया गया किससे, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन द्वारा। और ये कौन देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट देखता है इस योजना को। उसके बाद में 2016 जब आया तो NRLM में एक चीज और जोड़ी गई, दीनदयाल अंत्योदय योजना नाम और जोड़ा गया, तो इसे डे NRLM कहा गया। ठीक है, NRLM की जगह डे NRLM कहा जाने लगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन कहा गया 2016 से। ठीक है, तो अब आगे शुरू करते हैं। उद्देश्य क्या है इस स्कीम का, तो डे NRLM इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रमोटिंग पोवर्टी रिडक्शन थ्रू बिल्डिंग स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन ऑफ पुअर particularly women and enabling these institutions to access a range of financial services and livelihood। ठीक है, तो देखिए इसमें उद्देश्य क्या है, डे NRLM का जो उद्देश्य है गरीबी को घटाना है। पहली बात, अगर आपसे पूछा जाए कि डे NRLM का उद्देश्य क्या है, गरीबी को घटाना है। गरीब मतलब गरीबों में एक मजबूती लानी है, उनको जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनको एक्सेस दिलवाना है ताकि वो अपना लाइवलीहुड चला सकें। ओके, और खास करके ये वोमेन बेनिफिशरीज के लिए ही काम में आती है। ये जो स्कीम है वो वोमेन बेनिफिशरीज में पुअर्टी को, गरीबी को घटाने की कोशिश करती है। क्लियर हो गई। तो ऑब्जेक्टिव क्या है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का, तो गरीबी को घटाना है। ठीक है, पर्टिकुलरली वोमेन बेनिफिशरी के लिए होता है ये। ठीक है, और इस योजना के तहत उनको जो फाइनेंशियल सर्विसेज मिलती हैं उनका एक्सेस दिलवाया जाता है। जो भी बैंकों से सुविधाएं मिल सकती है फाइनेंशियल सर्विसेज, उनको एक्सेस दिलवाने की कोशिश की जाती है डे NRLM के तहत। ध्यान रखिएगा, केवल वोमेन SHG को फाइनेंस किया जाता है इस स्कीम के तहत। ध्यान रखेंगे, क्या डे NRLM में केवल वोमेन SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप को ही जो है जो मतलब वोमेन का जो SHG होता है उन्हीं को फाइनेंस दिया जाता है, मेन वाले को नहीं दिया जाता है। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, SHG कैन हैव मेन एज मेंबर, SHG में मेन भी मेंबर हो सकते हैं अगर वो जो लोग हैं वो बूढ़े लोग हैं यानी एल्डर पर्सन हैं, या ट्रांसजेंडर्स होते हैं, या जो दिव्यांग लोग हैं, अगर वो लोग जो हैं चाहें तो इस वोमेन SHG का पार्ट हो सकते हैं, तब कोई ऐतराज नहीं है। नॉर्मल व्यक्ति को कहने का मतलब है इसमें पार्ट नहीं बनाया सकता है, वोमेन SHG को ही फाइनेंस दिया जाता है। लेकिन यदि जो मेन हैं वो दिव्यांग व्यक्ति हैं, ट्रांसजेंडर हैं, या सीनियर सिटीजन या एल्डर पर्सन हैं, तो उनको जो है इस SHG का पार्ट बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे
कि इस सेल्फ हेल्प ग्रुप में मेंबर कितने हो सकते हैं। तो वोमेन एसएचजी जो होगी डे एनआरएलएम की, उसमें 10 से लेकर 20% तक हो सकते हैं, यानी मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20% हो सकते हैं। लेकिन इसमें भी स्पेशल केस है। इन केस ऑफ स्पेशल एसएचजी, जैसे ग्रुप इन डिफिकल्ट एरियाज, ऐसी जगह पर एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप बना हुआ है जिसे डिफिकल्ट एरिया माना जाता है, या ऐसा ग्रुप है जिसमें दिव्यांग लोग हैं, या ऐसा ग्रुप है जो ट्राइबल एरिया में है, रिमोट ट्राइबल एरिया जहां पर एक्सेसिबिलिटी नहीं है चीज़ों की, उन जगहों पर जो एसएचजी के मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स वो हो सकते हैं 5 भी अलाउ होता है। ठीक है, तो वोमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है उसमें मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 मेंबर हो सकते हैं जिनको हम फाइनेंस देंगे। लेकिन यदि ऐसी एरिया में है, अगर दिव्यांग लोग चाहें कि हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना है तो मिनिमम 5 लोगों से भी ये एसएचजी बनाई जा सकती है। अगर ट्राइबल एरिया है या डिफिकल्ट एरिया है, उस जगह पर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाता है तो उसमें मिनिमम 5 मेंबर भी हो सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना होगा कि नंबर ऑफ मेंबर इन एसएचजी, वोमेन एसएचजी में मिनिमम 10 मेंबर, मैक्सिमम 20 मेंबर। अगर डिफिकल्ट एरिया है या ट्राइबल एरिया का सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो मिनिमम 5 मेंबर, मैक्सिमम 20 मेंबर भी हो सकते हैं। अगर दिव्यांग लोगों का सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो मिनिमम 5 मेंबर और मैक्सिमम 20 मेंबर भी हो सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड, ध्यान रखिए चलिएगा। उसके बाद बात करेंगे रिवॉल्विंग फंड टू एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब देखिए, जो ये स्कीम है आपकी दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो यही है कि इसमें 2 चीज़ें मिलती हैं। एक तो आपको रिवॉल्विंग फंड मिलता है, क्या मिलता है, रिवॉल्विंग फंड मिलता है। दूसरा आपको इंटरेस्ट पर सब्सिडी मिलती है, क्या मिलती है, सब्सिडी भी मिलती है। तो रिवॉल्विंग फंड क्या होता है, तो होता क्या है फ्रेंड, कोई भी एसएचजी अगर मान लीजिए सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ठीक है, अगर वो आपका एलिजिबल है डे एनआरएलएम के लिए, यानी कि उसे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत यदि हम लोन दे सकते हैं तो उसको अपना बिजनेस स्ट्रांग करने के लिए और शुरुआत करने के लिए थोड़ा सा फंड दे दिया जाता है। स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा फंड दे दिया जाता है सरकार के द्वारा, उसे ही रिवॉल्विंग फंड कहते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हम रिवॉल्विंग फंड कहते हैं। इसे गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जाता है ताकि एसएचजी को सपोर्ट हो सके, वो अपना काम शुरू कर सकें। और रिवॉल्विंग फंड की मिनिमम अमाउंट 10,000 रुपये है, मैक्सिमम अमाउंट 15,000 रुपये है। कहने का मतलब हुआ, अब आप ये चीज़ समझो कि मतलब गवर्नमेंट जो है कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसको उसने वैसे ही 15,000 रुपये उठा करके दे दिए कि कोई बात नहीं, आप लोग अपना काम शुरू करो, धीरे धीरे बिजनेस को बढ़ाओ, जो भी है सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ऐसा जो पैसा दिया जाता है फ्रेंड, उसी को ही रिवॉल्विंग फंड कहते हैं। मिनिमम 10,000 रुपये देती है गवर्नमेंट और मैक्सिमम 15,000 रुपये रिवॉल्विंग फंड के तौर पर दिया जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप को। ध्यान रखिएगा, इस स्कीम में कहीं इंडिविजुअल को लोन नहीं दिया जा रहा है, केवल एक ही आदमी, मतलब एक ही तरीके के हैं, वोमेन बेनिफिशियरी होंगी और वोमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा, है ना। वोमेन एसएचजीज को लोन दिया जा रहा है, उसमें मेन अलाउ है लेकिन केवल स्पेशल केसेस में। अब ये है कि क्या रिवॉल्विंग फंड सभी को मिल जाएगा, तो नहीं मिलता है। रिवॉल्विंग फंड पाने के लिए कुछ कंडीशंस है जिनको आपको फुलफिल करना पड़ेगा, या जिनको उस सेल्फ हेल्प ग्रुप को फुलफिल करना पड़ेगा। पहला, एसएचजी शुड बी इन एग्जिस्टेंस फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 to 5 मंथ, मतलब कम से कम 3 से 6 महीने से एग्जिस्टेंस में रहना चाहिए एसएचजी को। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये 3 से 6 महीने हैं, इसको एनालाइज कैसे किया जाता है। तो जो एसएचजी होती है उसका अकाउंट खुलने से 6 महीने नहीं देखा जाता, या अकाउंट खुलने से 3 महीने नहीं देखा जाता है, कब से सेल्फ हेल्प ग्रुप बना है उस समय से देखा जाता है, 3 महीने 6 महीने का। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का एग्जिस्टेंस पिछले 3 महीने या 6 महीने से रहा हो। ऐसा नहीं कि आपने आज सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और कल आपको अगर रिवॉल्विंग फंड चाहिए तो आपको नहीं मिलेगा। पिछले 6 महीने से सेल्फ हेल्प ग्रुप या पिछले 3 महीने से सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है काम कर रहा हो, एग्जिस्टेंस में हो, तभी मिलेगा। दूसरा, सेल्फ हेल्प ग्रुप शुड फॉलो द नाम्स ऑफ गुड सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इसको जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसे अच्छे सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो नियम है उसको पालन करना पड़ता है। और अच्छे सेल्फ हेल्प ग्रुप का नियम क्या है फ्रेंड, उसे नाम दिया गया है पंचसूत्रा का। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जो अच्छे सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उनको पंचसूत्रा का पालन करना पड़ता है। तो वो 5 सूत्र कौन से हैं, यानी किसी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम अच्छा सेल्फ हेल्प ग्रुप तभी कहेंगे जब वो पंचसूत्र का पालन करता है। तो सवाल यह है कि वो पंचसूत्र कौन से हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। तो पहला है, रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनकी जो है रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए, रेगुलर सेविंग होनी चाहिए, बराबर पैसे बचाते रहिए, रेगुलर इंटरनल लेंडिंग होनी चाहिए, आपस में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है एक दूसरे को लोन देता रहेगा, रेगुलर रिकवरी होनी चाहिए, जो भी लोन आपने दिया है उसका पेमेंट भी आते रहना चाहिए। और 5वां है, मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट। जो अकाउंट की बुक है, जो भी अकाउंटिंग हो रही, जितना पैसा आ रहा है जा रहा है, उसकी प्रॉपर बुक मेंटेन होनी चाहिए। यही है 5 पंचसूत्र सेल्फ हेल्प ग्रुप के। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जरूरी नहीं कि ये जो है डे एनआरएलएम में पूछा जाए, आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ लेगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का पंचसूत्र क्या है,
ये आपसे ये पूछता है कि इनमें से कौन सा सेल्फ हेल्प ग्रुप का पंचसूत्र का एक पंचसूत्र नहीं है। एक जो है रेगुलर लगा करके कुछ भी, रेगुलर सेविंग, रेगुलर लैंडिंग, रेगुलर लोन, रेगुलर रिकवरी, है ना, ऐसे एक ऑप्शन दे देंगे जो कि इसमें से नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा पंचसूत्र सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या होता है। मीटिंग रेगुलर होनी चाहिए, सेविंग रेगुलर होनी चाहिए, इंटरनल लैंडिंग रेगुलर होनी चाहिए, और साथ ही साथ रिकवरी भी रेगुलर होनी चाहिए। तो यानी कि मीटिंग, सेविंग, लैंडिंग, रिकवरी। पहले बात ये ध्यान रखिए, पहले मीटिंग करिए, सभी लोग बैठिए, फिर पैसा इकट्ठा होगा यानी सेविंग करिए, फिर वो सेविंग को आप लोन दीजिए, लैंडिंग करिए, और जो लोन कर दिया है उसको रिकवर करिए। ये सारा काम करिए, और ये सारे काम का एक रजिस्टर मेंटेन करिए, प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करिए। बस यही 5 जो है सूत्र हो जाते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के। क्लियर हो गया फ्रेंड। तो रिवॉल्विंग फंड का कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है किसी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप को आगे बढ़ने के लिए एक मुश्त पैसा दे देती है। मिनिमम 10,000 दे सकती है, मैक्सिमम 15,000। पूछा जाता है फ्रेंड कि NRLM में रिवॉल्विंग फंड मैक्सिमम कितने अमाउंट का हो सकता है, तो ध्यान रखेंगे 15,000 रुपए का होता है। लेकिन क्या सभी को रिवॉल्विंग फंड मिल सकता है, तो नहीं मिल सकता है। पहली बात तो ऐसे SHG को मिलेगा जो पिछले 3 महीने या 6 महीने से एग्जिस्टेंस में है, पिछले 6 महीने से काम कर रहा है। दूसरा, वो SHG जो कि गुड SHG के नाम्स को फॉलो करता है, यानी कि जो पंचसूत्रा को फॉलो करता है उसी को ही जो है मतलब रिवॉल्विंग फंड मिलता है। तो सवाल यह है कि पंचसूत्रा क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, तो रेगुलर मीटिंग, रेगुलर सेविंग, रेगुलर इंटरनल लैंडिंग, रेगुलर रिकवरी एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट। ये 5 जो है सूत्र होते हैं, ध्यान करके जाइएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में मैंने आपको बताया था एक तो रिवॉल्विंग फंड मिलता है, दूसरा फायदा होता है कि इनको सब्सिडी मिलती है, इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। ओके, तो इनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट सबवेंशन या सब्सिडी मिलती है। तो अगर 3 लाख रुपए तक का जो लोन है फ्रेंड्स, वो 7% इंटरेस्ट रेट पर दिया जाता है इन सेल्फ हेल्प ग्रुप को। ध्यान देंगे कि 3 लाख रुपए तक का लोन आप CC यानी कि कैश क्रेडिट या OD, ओवरड्राफ्ट, या दोनों एक साथ के रूप में दिया सकता है। जो लोन दिया जाता है इनको सेल्फ हेल्प ग्रुप को, वो CC भी हो सकता है, OD भी हो सकता है, या दोनों मिक्स हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 लाख रुपए तक का लोन 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिया जाता। तो अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप 3 लाख रुपए तक का लोन लेगा तो उसको 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाना होता है। अब जैसे मान लीजिए कोई बैंक है, वो नॉर्मली जो मतलब जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप को ना देता, तो मान लीजिए वो 12% चार्ज करता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए वो लोन जो है कितने अमाउंट पर, कितने परसेंट पर देता है, 12% पर, लेकिन उसे SHG को देना पड़ा कितने, 7% पर। तो बैंक को कितने का लॉस हुआ, 5% का। तो ये जो 5% है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंक को लौटाती है। ओके, तो डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट नॉर्मली चार्ज, नॉर्मली आप 12% चार्ज करते हैं उसमें, और ये जो 7% पर आपने दिया, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है जो भी होगा वो बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंक को लौटाती है। लेकिन उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंडीशन रखी कि मैक्सिमम 5.5% तक का ही हम लौटाएंगे। जैसे मान लीजिए 7% पर आपको लोन देना पड़ा, नॉर्मली आप 15% पर देते थे, मान लीजिए आप 15% पर लोन देते थे, लेकिन अब 7% पर देना पड़ता है, तो आपको डिफरेंस कितने का आया, 8% का। तो 8% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं वापस करेगी, मैक्सिमम 5.5% तक ही वापस करने का वादा करती है। क्लियर हो गई बात। तो इंटरेस्ट सबवेंशन का ही मतलब हुआ कि अगर 3 लाख रुपए तक का लोन लेता है SHG, तो उसे 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दिया जाएगा, और ये जो डिफरेंस होगा बैंक को जो लॉस हो रहा है उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंक को लौटा देती है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैक्सिमम 5.5% तक ही लौटाती है, जो ये डिफरेंस है। क्लियर हो गई बात। उसके बाद में जो ये लोन होता है उसे CC के रूप में दिया जा सकता है, OD के रूप में दिया जा सकता है, या दोनों एक साथ मिक्स करके भी दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है फ्रेंड, वो अगर टाइमली पैसा वापस कर देता है तो उसे 3% का एडिशनल जो है मतलब इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। एन एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 3% इज आल्सो अवेलेबल ऑन प्रॉम्प्ट रीपेमेंट। प्रॉम्प्ट रीपेमेंट कह दीजिए, टाइमली रीपेमेंट कर दीजिए अगर SHG द्वारा, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाता है, 4% का। देखिए 3 लाख रुपए तक का लोन लिया था तो 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ा था, लेकिन वो टाइमली उन्होंने SHG ने वापस कर दिया तो 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन और मिल गया। तो अब इफेक्टिवली कितना पड़ा, केवल 4% सालाना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ही उनको पैसा मिल रहा है। तो ये काफ़ी बड़ा फायदा हो जाता है एक गरीब व्यक्ति के लिए, है ना। 1 लाख रुपए पर 4,000 रुपए का लोन आपको देना पड़ता है। तो क्लियर हो गया फ्रेंड्स, जो है 3% का एडिशनल सब जो है आपको बेनिफिट तब मिलेगा जब आप प्रॉम्प्ट रीपेमेंट करते हैं, टाइमली रीपेमेंट करते हैं, तब मिलता है। इसकी कंडीशन है, अगर आप टाइमली रीपेमेंट नहीं करता है, आपका SHG टाइमली पेमेंट नहीं करता है, तो ये 3% का बेनिफिट नहीं मिलता है। क्लियर हो गई बात फ्रेंड्स यहाँ पर। तो इंटरेस्ट सबवेंशन कितने अमाउंट तक मिलता है,
3 लाख रुपए तक के लोन पर मिलेगा। अगर आपको 10 लाख का लोन या 6 लाख का लोन पास कर दिया जाएगा तो एसएचजी को केवल 3 लाख रुपए तक के लोन पर ही वो 7% वाला बेनिफिट मिलता है। उसके बाद में जो बैंक नॉर्मली लोन पर पेमेंट मतलब जो है इंटरेस्ट चार्ज करता है वो और 7% के बीच का जो डिफरेंस होगा, अगर मान लीजिए 12% आप नॉर्मली देते हैं लोन और 7% पर देना पड़ा तो ये जो 5% का डिफरेंस है इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंक को लौटाती है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैक्सिमम 5.5% तक ही लौटाने के लिए राजी होती है, उससे ज़्यादा नहीं देना चाहती है। उसके बाद में 3% का और आपको डिस्काउंट मिलता है या 3% का और सबवेंशन मिलता है अगर आप प्रॉम्प्ट रिपेमेंट करते हैं या टाइमली रिपेमेंट कर देते हैं एसएचजी के द्वारा। ठीक है, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 4% का आ जाता है, क्योंकि 7% पर लोन दिया गया था 3 लाख तक का, उसमें से 3% का और सब्सिडी मिल गई तो 4% तो चुकाना पड़ा। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद यहाँ पर हम बैंक के रोल की बात करें तो फॉर ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट KYC नो योर कस्टमर वेरिफिकेशन ऑफ ओनली ऑफिस बियरर शैल बी सफिशिएंट फॉर ओपनिंग ऑफ सेविंग अकाउंट। तो ध्यान रखिएगा, कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप का सेविंग अकाउंट खोलना है तो क्या मान लीजिए ग्रुप में 20 मेंबर हैं तो क्या सबका जो है केवाईसी करना होगा। सवाल ये पूछा जाता है कि ग्रुप में 20 मेंबर हैं तो क्या 20 मेंबर का केवाईसी करना होगा, तो नहीं, केवल ऑफिस बियरर जो लोग होते हैं, ये तो उसमें 3 लोग हैं जो कि इंपॉर्टेंट है या जो सारा मैनेजमेंट देखते हैं वही ऑफिस बियरर हैं, तो सिर्फ उन 3 व्यक्तियों की केवाईसी करने की जरूरत होती है अकाउंट ओपन करने के लिए। उसके बाद में बैंक को पैन नंबर के लिए, एसएचजी के पैन नंबर के लिए जोर नहीं देने की जरूरत होती है। फॉर्म मतलब अकाउंट खोलते समय फॉर्म 60 भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा कि एक तो केवाईसी करते समय सभी मेंबर का करने की जरूरत नहीं है, केवल ऑफिस बियरर जो लोग हैं उनकी केवाईसी की जाती है। अब अगर किसी एसएचजी में 2 ही लोग ऑफिस बियरर हैं, 2 लोग एसएचजी करते मतलब केवाईसी की जाएगी अकाउंट खोलने के लिए। फिर अकाउंट खोलते समय बैंक को एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप का पैन नंबर मांगने की जरूरत नहीं होती। जोर ना दीजिए कि नहीं पैन कार्ड नहीं होगा तो हम आपका अकाउंट नहीं खोलेंगे, ऐसा मत करिए। फॉर्म 60 आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, डिक्लेरेशन होता है फॉर्म 60 जो कि एक पैन नंबर की जगह पर, यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है या किसी कस्टमर का पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 60 उसकी जगह भर करके देता है एक डिक्लेरेशन के तौर पर, तो वो भी एक्सेप्टेबल होता है। इसके अलावा बैंक के अलावा जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट होते हैं, बीसी जिन्हें कहा जाता है, बीसी एजेंट होते हैं, तो बीसी भी जो है बिजनेस करस्पॉन्डेंट डिप्लॉयड बाय बैंक में आल्सो बी अथॉराइज्ड टू ओपन सेविंग अकाउंट ऑफ एसएचजी। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो अकाउंट है वो बिजनेस करस्पॉन्डेंट भी खोल सकते हैं। ओके, तो ये 3 बातें हो गई। यहाँ पर बैंक के रोल की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि क्या एसएचजी का सेविंग अकाउंट खोलने के लिए सभी जो मेंबर हैं 20 मेंबर हैं उन सबका केवाईसी करना होता है, तो नहीं, सबका केवाईसी नहीं करना होता है, केवल ऑफिस बेयरर का केवाईसी करना जरूरी होता है। उसके बाद अकाउंट खोलते समय क्या पैन नंबर कंपलसरी होता है, तो नहीं कंपलसरी होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप का पैन नंबर कंपलसरी नहीं होता है। फॉर्म 60 में डिक्लेरेशन लेकर के भी हम अकाउंट ओपन कर सकते हैं। क्या बिजनेस करस्पॉन्डेंट जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप का अकाउंट खोल सकता है, तो यस, उसे अथोराइज होता है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप का अकाउंट खोल सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में देखेंगे कि बैंक फाइनेंस तो करता है लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या लगाता है, क्या देखेगा बैंक कि हम लोन दें या ना दें। जैसे हमने वहां देखा था कंडीशन कि रिवॉल्विंग फंड तो मिलेगा, लेकिन वहां कंडीशन देखी गई थी कि पिछले 3 महीने से या 6 महीने से आपका जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो एग्जिस्टेंस में रहना चाहिए, प्लस उसे पंचसूत्र का पालन करना चाहिए, तभी उसे जो है रिवॉल्विंग फंड मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 15,000 दिया जा सकता है। उसी तरीके से बैंक फाइनेंस के लिए क्या क्या देखता है, तो एसएचजी शुड बी इन एक्टिव एग्जिस्टेंस एटलीस्ट सिंस लास्ट 6 मंथ। तो बैंक देखेगा कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो पिछले 6 महीने से एग्जिस्टेंस में रहना चाहिए, एक्टिव एग्जिस्टेंस में रहना चाहिए एज पर बुक ऑफ अकाउंट ऑफ एसएचजी। ध्यान रखेंगे कि जो बुक ऑफ अकाउंट होती नहीं, जिसमें हमने कहा था कि उसे प्रॉपर अकाउंट की बुक मेंटेन करना चाहिए, पंच सूत्र में 5वां जो था कि उसे अपनी अकाउंट की बुक प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए, तो ये जो बुक ऑफ अकाउंट है एसएचजी की उसमें 6 महीने से एग्जिस्ट करना चाहिए, ना कि फ्रॉम डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ सेविंग अकाउंट। जिस दिन से सेविंग अकाउंट खुला है उससे 6 महीने का वेट नहीं करना है। समझिए, हो सकता है कि जो है एसएचजी बना हो 2021 की शुरुआत में और उन्होंने अकाउंट खुलवाने की कोशिश की 2022 की शुरुआत में, तो ऐसा नहीं है कि अब 2022 में अकाउंट खुलवाया है तो हम ये कह देंगे कि अभी आपने अकाउंट खुलवाया है सेविंग का तो आप 6 महीने वेट करिए। नहीं, 2021 से अगर उसने अपनी जो उसकी बुक है अकाउंट की अगर बुक है उसमें 2021 से वो खाता मेंटेन करते हुए आ रहे हैं अपना इंटरनल, उसमें 6 महीने पूरे हो गए हैं तो बैंक लोन देने के लिए कोई ऐतराज नहीं करेगा। उसके बाद में सेल्फ हेल्प ग्रुप को पंचसूत्र का पालन करना चाहिए। यहाँ पर बैंक भी देखेगा कि जो एसएचजी है वो पंचसूत्र का पालन करे, रेगुलर मीटिंग करे, रेगुलर सेविंग करे, रेगुलर लेंडिंग करे, टाइमली रीपेमेंट करे। अब देखिए वहां पर रेगुलर रिकवरी कहा गया था, यहाँ टाइमली रीपेमेंट कह दिया गया है, तो इन शब्दों से कोई वो नहीं है, एम है कि बात वही होनी चाहिए, लगातार मीटिंग होनी रही चाहिए,
लगातार सेविंग करते रहना चाहिए, लगातार लोन देते रहना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन भी होता रहना चाहिए। उसके बाद में टाइमली रिपेमेंट या रेगुलर रिपेमेंट भी कह सकते हैं, रेगुलर रिकवरी भी कह सकते हैं, अप टू डेट बुक ऑफ अकाउंट या मेंटेनेंस ऑफ बुक ऑफ अकाउंट। तो ये शब्द हैं फ्रेंड्स, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। पंचसूत्रा में एम वही होना चाहिए कि अगर रेगुलर लेंडिंग है तो मतलब लोन दिया जाना चाहिए, रेगुलर सेविंग है तो पैसा बचना चाहिए। वो शब्द चाहे जो हो जाए, जैसे वहां पर था कि रेगुलर रिकवरी हमने कहा था, याद कीजिए। अगर आप यहाँ पर आइए पंचसूत्रा में, तो हमने चौथा पॉइंट आपसे रेगुलर रिकवरी कहा था। यहाँ पर हम आपसे क्या कह रहे हैं कि रेगुलर रिकवरी की जगह देखिए हमने कहा टाइमली रीपेमेंट कह दिया। तो टाइमली रीपेमेंट और रेगुलर रिकवरी एक ही बात है, जो मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ। अप टू डेट बैंक का बुक ऑफ अकाउंट, ये भी तो अगर 5 सूत्र का वो पालन करते हैं तो उनको लोन देने में बैंक को ऐतराज नहीं होगा। तो पहली बात बैंक क्या देखता है कि पिछले 6 महीने से एग्जिस्टेंस में रहना चाहिए, और 6 महीने कब से गिने जाते हैं, बुक ऑफ अकाउंट जो है सज्जी की, उसको देख करके डिसाइड किया जाता है, ना कि जब से अकाउंट खुला हुआ है। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है पंचसूत्र का पालन करने वाला होना चाहिए, यानी रेगुलर मीटिंग करे, रेगुलर सेविंग करे, रेगुलर लेंडिंग करे, टाइमली रिपेमेंट करे, या रेगुलर जो है रिकवरी करे, या अप टू डेट जो है बैंक अकाउंट को मेंटेन करे। तो अगर ऐसे 5 सूत्रों का वो पालन करता है तो उसको लोन देने में बैंक को कोई ऐतराज नहीं होता है। उसके बाद में द एग्जिस्टिंग डिफंक्ट एसएचजीज आर आल्सो एलिजिबल फॉर क्रेडिट इफ दे आर रिवाइव्ड एंड कंटिन्यू टू एक्टिव ए मिनिमम पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। ठीक है, तो अब क्या होगा कि कुछ ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं फ्रेंड जो कि बन तो गए हैं मान लीजिए 3 साल पहले, लेकिन वो बहुत एक्टिव नहीं थे, बीच बीच में उन्होंने डिफॉल्ट किया और डिफंक्ट हो गए हैं, मतलब चलना बंद हो गया या कुछ और प्रॉब्लम आ गई, मेंबर्स नहीं कोऑपरेट कर रहे हैं इस तरीके से। तो अगर कोई ऐसा डिफंक्ट एसएचजी है, पहले से ही बना हुआ है, तो उसको भी बैंक लोन दे देगा, बशर्ते कि वो पिछले 3 महीने से कंटिन्यूअसली एक्टिव रहा हो। क्लियर हो गई? तो 3 महीने से अगर वो ऐसा एसएचजी जो डिफंक्ट है, जिसमें कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन अगर वो पिछले 3 महीने से एक्टिव है, वो रिवाइव किया गया, उसको जीवित किया गया है, और पिछले 3 महीने से अगर वो एक्टिव है, तो वैसे एसएचजी को भी बैंक लोन दे सकता है। तो अगर हम यहाँ पर समझना चाहें, तो अगर कोई नई एसएचजी है तो 6 महीने से अगर एग्जिस्टेंस में है तो लोन दे दिया जाएगा। अगर पुरानी एसएचजी है और डिफंक्ट है, खास करके डिफंक्ट पुरानी एसएचजी है, तो अगर वो 3 महीने से एक्टिव है जो है, उसके पहले का हम रिकॉर्ड नहीं देखेंगे, अगर वो पिछले 3 महीने से अपने बुक ऑफ अकाउंट में एक्टिव है तो उसको भी लोन दिया जा सकता है। उसके बाद बात करेंगे फ्रेंड जो है लोन अमाउंट की। देखिए कोई भी डिटेल ऐसी नहीं है फ्रेंड जो कि मैंने इसमें छोड़ी हो, अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस केवल मैं 1% कहूँगा, क्योंकि 99% चीज़ें आपकी मैंने यहाँ पर कवर कर दी हैं। तो लोन अमाउंट की बात करेंगे। अंडर डे NRLM द मल्टीपल डोजेज ऑफ असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू एसएचजी। ध्यान रखिएगा, इसमें जो लोन दिया जाता है, ऐसे लोन नहीं दिया जाता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप आपके पास आया और आपने उसे 6 लाख रुपए दे दिए, 10 लाख रुपए दे दिए, ऐसा नहीं होता है। इसमें डोज का कॉन्सेप्ट होता है। डोज का कॉन्सेप्ट कहिए, स्टेजेस का कॉन्सेप्ट कहिए। पहली बार आओगे तो 1 लाख देंगे, अगली बार आओगे तो अब कुल मिला के 2 लाख दे देंगे, अगली बार आओगे तो 5 लाख दे देंगे, ऐसे मतलब मल्टीपल जो है चंक में पैसा दिया जाता है। ओके, तो डे NRLM में मल्टीपल डोजेज ऑफ असिस्टेंट प्रोवाइडेड दिए जाते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप को। ऐसा इसलिए किया जाता है कि किसी एसएचजी को आपने 1 लाख रुपए दिया, वह 1 लाख रुपए लेकर गया, उसने अपना बिजनेस वगैरह शुरू किया, धीरे धीरे उन्होंने बढ़ोतरी की, रिकवरी की, पैसा लौटाया, ठीक है। तो इस फिर अगली बार आए, 1 साल बाद आए मान लीजिए, तो 2 लाख रुपए दे दिए। तो अब क्या होगा कि इससे ये भी पता चलता है कि हमारा एसएचजी जो है स्टेबल है या नहीं है, और साथ ही साथ में जब उनको लगा कि हमारा बिजनेस अब फैल गया है और पैसों की जरूरत है, तो बैंक फिर खड़ा है 2 लाख रुपए लेकर के, अगली बार जरूरत पड़ी तो 3 लाख रुपए लेकर के, इस तरीके से करता रहता है बैंक। तो इसीलिए मल्टीपल डोजेज में असिस्टेंस दी जाती है। दिस वुड मीन्स असिस्टिंग एसएचजी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब क्या होगा कि ये जो मल्टीपल डोजेज होती है 4-5 साल में निपटती हैं, है ना, 3-4 साल लग जाएगा। तो उसमें क्या होगा, एसएचजी को मतलब जो है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बैंक असिस्टेंस देता रहता है थ्रू रिपीटेड डोज ऑफ क्रेडिट, है ना, बार बार हम क्रेडिट का डोज देते रहते हैं, टू इनेबल देम टू एक्सेस हायर अमाउंट ऑफ क्रेडिट फॉर टेकिंग ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, है ना। अगर उनको बराबर पैसा मिलता रहेगा तो अपना बिजनेस बढ़ाते रहेंगे, उनका लाइवलीहुड सुधरता रहेगा, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी सुधरती रहती है, क्योंकि बिजनेस बढ़ेगा तो जिंदगी भी सुधरेगी, ठीक है। उसके बाद में एसएचजी जो है टर्म लोन भी ले सकते हैं या कैश क्रेडिट लिमिट के रूप में लोन ले सकते हैं, या दोनों ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि डे NRLM में क्या टर्म लोन दिया जाता है? हाँ। कैश क्रेडिट लिमिट दी जाती है? यस। क्या दोनों दिया सकता है? तो नीड के हिसाब से दोनों भी दिया सकता है, चाहे आप टर्म लोन ले लीजिए, चाहे सीसी ले लीजिए, और चाहे दोनों एक साथ ले लीजिए। सीसी लिमिट अगर दी जाएगी, अगर टर्म लोन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यदि आपको सीसी लिमिट दी जाएगी तो सीसी लिमिट सैंक्शन की जाती है मिनिमम 6 लाख रुपए की, मिनिमम 3 साल के लिए सैंक्शन की जाएगी। टर्म लोन के केस में ये कंडीशन नहीं है, लेकिन सीसी लिमिट के केस में ये है कि मिनिमम 6 लाख रुपए का लोन सैंक्शन किया जाएगा, मिनिमम 3 साल के लिए सैंक्शन किया जाता है। अब हमने आपसे बात की थी स्टेजेज की, तो यहाँ पर देखिए स्टेजेस समझने की कोशिश कीजिए। स्टेजेज यहाँ पर डोज कह लीजिए
स्टेज कह लीजिए, सेविंग की बात करेंगे, मिनिमम लोन कितना दिया जाएगा, और यहाँ पर रीपेमेंट की हम बात करेंगे। तो देखिए, पहला जो डोज दिया जाता है, चाहे टर्म लोन हो चाहे सीसी हो, जो भी उसकी सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो सेविंग है, कॉर्पस है, उसका 6 गुना या 1 लाख रुपए जो भी ज़्यादा हो वो दे दिया जाता है। मान लीजिए कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसकी सेविंग 50,000 रुपये की है, तो 50,000 का 6 टाइम्स होगा 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए ये हो गया, 1 लाख रुपए ये होगा, इसमें जो भी ज़्यादा होगा, तो 3 लाख रुपए ज़्यादा होता है, तो 3 लाख रुपए का लोन जो है बैंक इस एसएचजी को सैंक्शन कर देता है। क्लियर हो गई बात आपको? सेविंग का मतलब क्या है कि उस जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसके पास अपनी खुद की पूंजी कितनी है, उसी का 6 गुना देते हैं पहली डोज में, या 1 लाख रुपए जो भी ज़्यादा हो, और इसकी रीपेमेंट करने के लिए 24 महीने से लेकर 36 महीने का टाइम दिया जाता है। टेबल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी डोज जो दी जाती है फ्रेंड, वो 8 गुना कॉर्पस का। अब पहली बार जो आपने दिया 6 गुना कॉर्पस का दिया है, कॉर्पस मतलब मूलधन समझ लीजिए या उनकी सेविंग समझ लीजिए, तो उसका 6 गुना देते हैं। दूसरी डोज में 8 गुना देते हैं या 2 लाख रुपए देते हैं, या जो भी ज़्यादा हो। ठीक है, तो 1 लाख, 2 लाख, तीसरी डोज में 6 लाख, और चौथी डोज में 6 लाख से भी ज़्यादा। पहली डोज में 1 लाख, दूसरी डोज में, मिनिमम की बात कर रहा हूँ यहाँ देखिएगा, मिनिमम लोन इतना तो सैंक्शन होगा ही होगा। तो मिनिमम 1 लाख देना है, मिनिमम 2 लाख देना है दूसरी डोज में, तीसरी डोज में मिनिमम 6 लाख देना है, चौथी डोज में 6 लाख से ज़्यादा देना होता है। अब पहली जो डोज होती है उसमें कॉर्पस का 6 गुना देखते हैं, या 1 लाख रुपए जो भी ज़्यादा हो, लेकिन कम से कम 1 लाख देना है। इसमें दूसरी डोज में 8 गुना कॉर्पस का देंगे या 2 लाख रुपए, मिनिमम 2 लाख तो देना ही है। अगर 8 गुना जो है कॉर्पस का ज़्यादा होता है तो 8 गुना ले लेंगे। ठीक है, तीसरी डोज में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती, चौथी डोज में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है। तो यहाँ पर तीसरी डोज में हम कितना देते हैं फ्रेंड, मिनिमम 6 लाख रुपए देते हैं, और चौथी डोज में 6 लाख से ज़्यादा देते हैं, कोई कंडीशन नहीं यहाँ रखी गई है। उसके बाद में जो रिकवरी है, पहली डोज का जो पैसा आप मिनिमम 1 लाख रुपए देते हो वो 24 से 36 महीने में लौटाना होता है। दूसरी डोज का पैसा जो आप मिनिमम 2 लाख रुपए देते हैं एसएचजी को, उसे 36 से 48 महीने में लौटाना होता है। तीसरी डोज का पैसा 48 से 60 महीने में लौटाना होता है, और चौथी डोज का पैसा 60 से 84 महीने के अंदर में रिटर्न करना होता है। क्लियर हो गई बात? यानी ये 2 साल से 3 साल में, ये 3 साल से 4 साल में, ये 4 साल से 5 साल में, और ये 5 साल से लेकर के 7 साल में लौटाना होता है। इंपॉर्टेंट टेबल है फ्रेंड, मैं फिर से कह रहा हूँ, इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपसे पूछेंगे कि जो डे एनआरएलएम होता है उसमें जो दूसरी डोज दी जाती है उसमें मिनिमम कितना पैसा दिया जाता है, या मिनिमम कितना लोन देता है बैंक, तो मिनिमम 2 लाख देता है। ओके, उसके बाद में आपसे पूछेगा तीसरी डोज का जो रीपेमेंट पीरियड है वो कितना है, 48 से 60 महीने का होता है। जो पहली डोज है उसमें कॉर्पस का कितना गुना जो है दिया जा सकता है, 6 गुना दिया जा सकता है। रिटर्निंग कितने समय में करनी होती है, पहली डोज में 24 से 36 महीनों में करनी होती है। तो इस तरीके के फ्रेंड्स जो है क्वेश्चन आपसे इस टेबल से पूछे जा सकते हैं, थोड़ा ध्यान रख करके ही जाइएगा। उसके बाद में मेरे ख्याल से ये लास्ट बात भी हम यहाँ पर करेंगे, सिक्योरिटी और मार्जिन मनी की बात करें तो कोई कोलेट्रल जो है नहीं मांगा जाता है 10 लाख रुपए के लोन तक, कोई मार्जिन नहीं मांगा जाता है 10 लाख रुपए के लोन तक। तो अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप को डे एनआरएलएम में आप पैसा दे रहे हैं तो 10 लाख रुपए के लोन तक कोई कोलेट्रल मतलब कोई चीज़ गिरवी रखवाना होता है फ्रेंड, तो कुछ गिरवी नहीं रखवाना है, ना घर गिरवी रखवाइए, ना जेवरात गिरवी रखवाइए, ना एफडी गिरवी रखवाइए, कुछ गिरवी रखवाने की जरूरत नहीं है आपको 10 लाख रुपए के लोन तक। मार्जिन मनी क्या होती है, मैंने आपको बताया कि बैंक के पास मान लीजिए जैसे आप गए जो है, आपने कहा कि 1 लाख रुपए का लोन चाहिए और बैंक ने कहा कि हमको 10% मार्जिन मनी देना पड़ेगा, तो इसका मतलब 1 लाख रुपए का 10% 10,000 रुपये जो है उतना आपको खुद अरेंज करना पड़ता है, बाकी का 90,000 रुपये बैंक आपको लोन देता है फ्रेंड्स। ओके, तो यही जो 10,000 रुपये आपने 10% आपने खुद अरेंज किया वही मार्जिन मनी होती है। तो यहाँ पर 10 लाख रुपए तक के लोन पर कोई मार्जिन भी नहीं इकट्ठा करना है, यानी हमें अपनी जेब से कोई पैसा इकट्ठा नहीं करना है, 10 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी मार्जिन को मिल जाता है डे एनआरएलएम में। उसके बाद में नो लियन शुड बी मार्क्ड अगेंस्ट सेविंग अकाउंट बैंक अकाउंट ऑफ एसएचजी। ध्यान रखिएगा कि जो सेविंग अकाउंट है, ऐसा नहीं कि आपने 10 लाख रुपए तक का लोन दिया और उसके बाद में उसके अकाउंट में लियन मार्क कर दी, तो लियन नहीं मार्क किया जाता है। ठीक है, लियन भी एक तरीके का फंड बंधक होता है, एफडी वगैरह लियन की जाती हैं। जैसे कोई कस्टमर है, मान लीजिए जो है उसने लोन लिया आपसे 2 लाख रुपए का, उसके अगेंस्ट उसने एफडी आपको दे दी कि आपके पास में 2 लाख रुपए की एफडी दे दी मान लीजिए, या 1 लाख रुपए की एफडी आपको दे दी, तो हम क्या करते हैं इस एफडी पर 1 लाख रुपए की एफडी पर लियन मार्क कर देते हैं। लियन का मतलब ये हुआ
कि जब ये 2 लाख रुपए का लोन आप अकाउंट क्लोज करने की कोशिश करोगे, तुरंत ही वो आपको बताएगा कि हमारे पास में 1 लाख रुपए ये बंधक पड़ा हुआ है। या इस एफडी अकाउंट को अगर आप 1 लाख रुपए के एफडी अकाउंट को वो चाहेगा कस्टमर, जैसे 2 लाख रुपए का लोन आपने लिया, उसके बदले में 1 लाख रुपए की एफडी रख के चला गया, पता चला कि 3-4 मैनेजर बदले, ठीक है? उसके बाद में वो क्या करेगा, धीरे से कस्टमर आएगा और आपसे बोलेगा कि सर 1 लाख रुपए की मेरी एफडी, इसको तोड़ दीजिए। अब अगर आपने लियन मार्क नहीं की है तो 1 लाख रुपए की एफडी टूट जाएगी, तुरंत ही पैसा वो लेकर के चला जाएगा, भले ही आपका लोन 2 लाख रुपए का फंसा पड़ा रह जाए, है ना? इसीलिए लियन मार्क कर दिया जाता है कि ताकि जब आप अकाउंट को इस एफडी को ब्रेक करने लगेंगे तो तुरंत ही ये बताएगा, अकाउंट सिस्टम बताता है कि इस अकाउंट में लियन मार्क है, क्योंकि इसके अगेंस्ट ये इतने रुपए का लोन चल रहा है फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो जाता है लियन का। नो डिपॉजिट शुड बी इंसिस्टेड अपॉन व्हाइल सैंक्शनिंग लोन। जब भी लोन अगर आप जो है एसएचजी को दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप उनसे कहिए कि लाइए 1 लाख रुपए का डिपॉजिट करवाइए, 2 लाख रुपए का डिपॉजिट करवाइए तभी हम लोन देंगे। तो इस तरीके की भी बातें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ओके, तो क्लियर हो गया। सिक्योरिटी और मार्जिन की बात करें, कोई भी कोलेट्रल, कोई भी पैसा आप जो है गिरवी करने के लिए 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए कोई कोलेट्रल नहीं मांगेंगे। 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए आप कोई मार्जिन नहीं मांगेंगे। उसके बाद में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसके सेविंग अकाउंट पर कोई लियन नहीं मार्क करेंगे, और जब वो लोन सैंक्शन करते रहेंगे तो आप उससे कोई डिपॉजिट भी नहीं मांगते हैं एसएचजी से। ठीक है फ्रेंड, तो इसी के साथ में हमारा ये लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है फ्रेंड्स। होप है आप लोगों को समझ में आया होगा। ये वाली टेबल जो है देख लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत बनते हैं इसमें, समझ लीजिए। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, सेविंग का 6 गुना, जितना भी कर्पस है उसका 6 गुना, या मिनिमम 1 लाख रुपए, है ना? तो 1 लाख रुपए हो गया, या फिर जो है इधर मान लीजिए 6 गुना, मैंने आपको बताया था 50,000 रुपये सेविंग है तो 3 लाख रुपए हुए। तो 3 लाख रुपए या 1 लाख, कौन बड़ा है? 3 लाख, तो 3 लाख रुपए उसको सैंक्शन कर दिए जाते हैं। लेकिन मिनिमम आपको 1 लाख रुपए का लोन पहली डोज में देना ही देना है। मिनिमम 2 लाख रुपए का लोन आपको दूसरी डोज में देना ही देना है। मिनिमम 6 लाख रुपए का लोन आपको तीसरी डोज में देना ही देना है। और चौथी डोज में 6 लाख से ज़्यादा का लोन आपको देना ही पड़ता है। रीपेमेंट पीरियड लिखे हुए, इनको याद करके जाइएगा फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में पंचसूत्रा बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये मतलब जरूरी नहीं कि इसी में पूछा जाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी पढ़ेंगे तो वहाँ भी हम जान लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एसएचजी में पंचसूत्रा क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट वो होता है, लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन इसको आप इग्नोर करके मत जाइएगा। रेगुलर मीटिंग, रेगुलर सेविंग, रेगुलर इंटरनल लेंडिंग, रेगुलर रिकवरी, मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट, ये जो है पंचसूत्र होते हैं, एक अच्छे जो है एसएचजी के गुण में माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ में हमारे लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है। थैंक यू सो मच।